तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिया को कुछ टाइम देने के लिए उन तीनों ड्रैगन किंग से अकेले फाइट कर रहा था, जहां उसने नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग को बेहोश कर दिया। लेकिन साउथ और वेस्ट साइड ड्रैगन किंग्स साथ में मिलकर हमला कर रहे थे। जियान कुछ देर तक उनका सामना करता है, लेकिन बाद में जब वो कंबाइन अटैक करने लगे तो जियान की पार भी खत्म हो गई और फिर उन्होंने जियान को कैप्चर कर लिया। वो जियान को मारने ही वाले थे, लेकिन तब तक जिया अपनी पार को गैदर कर चुकी थी। साथ ही जियान को प्रॉब्लम में देखकर उसने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन कर ली, जो सिर्फ ड्रैगन एम्परर ही समन कर सकता है। अभी उस तलवार की मदद से उसने वेस्ट साइड ड्रैगन किंग का एक हाथ उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया फिर से अटैक करते हुए साउथ साइड ड्रैगन किंग का पैर अलग कर देती है। अब वो न लड़ सकते थे और न ही वहाँ से भाग सकते थे। लेकिन तब तक नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग को होश आ चुका था। वो तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट कर एक पोर्टल क्रिएट करता है और उन बाकी दो ड्रैगन किंग्स को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। जिया ने एक स्लैश अटैक को पोर्टल के अंदर भी यूज किया, लेकिन वहाँ क्या हुआ ये चीज अभी हमें नहीं बताई गई। पर जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और ईस्ट साइड ड्रैगन आइलैंड जीत चुका था। कई सारे गार्ड्स ने ड्रैगन एम्परर की साइड चुन ली, मतलब अब वो जिया की तरफ से लड़ेंगे। वैसे इस लड़ाई के बाद सभी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। इसका मतलब सभी को रिकवर करने की जरूरत है। सभी रिकवर करने चले गए। यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड का ऑरा बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए वो जियान की रिकवरी स्पीड के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन को भी इंक्रीज कर रहा था। 3 महीने लगातार कल्टीवेशन करते हुए जियान अब डॉशेंग के सेकंड स्टार पर पहुंच चुका है। उसके सभी दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे। अब इस बात की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। अपनी रिकवरी पूरी करने के बाद जियान वापस वहाँ ड्रैगन आइलैंड के मैंशन में आ चुका था। अब जियान अपनी एनर्जी रिकवर कर चुका है, मतलब उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए याओ मिंग भी वहाँ आकर जियान से कहता है कि उसे अपने सर्पेंट ट्राइब वापस लौट जाना चाहिए। वो बहुत जल्दी में यहाँ के लिए निकले थे, इस वजह से कई सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी जियान उसे शुक्रिया कह रहा था। साथ ही वो उससे कहता है कि वापस लौटकर वो ज़्यूफेंग को वापस हेवन टेमन फिनिक्स क्लैन को लौटा दे। साथ ही वो जल्दी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए याओ मिंग उन बाकी 2 एल्डर्स को अपने पास रख सकता है। अभी जिया भी ये सारी बातें सुन रही थी, इसलिए वो याओ मिंग से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की थी और तुम साथ ही जियान के दोस्त भी हो। अगर हेवन टेमन फिनिक्स ट्राइब वाले कभी भी तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम हमसे कह सकते हो, हम इनकी अच्छी धुलाई करेंगे। याओ मिंग जिया को शुक्रिया कहता है। वैसे तभी जियान को क्वीन मेड्यूसा की याद आती है। वो याओ मिंग से कहता है कि अगर क्वीन मेड्यूसा की कुछ खबर मिले तो मुझे मैसेज भेज देना, जिस पर याओ मिंग हाँ करता है। वैसे अभी जिया भी इस चीज से हैरान थी। वो जियान से पूछती है कि आखिर सिस्टर मेड्यूसा कहाँ है, तो जियान उसे बताता है कि वो कल्टीवेशन में बिजी है। वो भी यहाँ जिया की मदद करने आना चाहती थी, लेकिन कल्टीवेशन की वजह से नहीं आ पाई। अभी जिया भी क्वीन मेड्यूसा से मिलना चाहती थी, लेकिन कल्टीवेशन के बीच में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए जिया भी कहती है कि वो भी इंतजार करेगी। अभी याओ मिंग और उसके साथ ही बाकी सभी एल्डर्स वापस लौट चुके थे, जिसके बाद जिया से कहता है कि अब हमें भी निकलना चाहिए, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। जिस पर जिया ने भी हाँ की। वो पिछले पार्ट में ही कह चुकी है कि वो भी साथ चलेगी। हालांकि अब जब जिया ने हाँ किया तो एल्डर ज़ूलिन और साथ ही सारे गार्ड्स एक्टिंग करने लगे और कहने लगे कि जिया को अभी नहीं जाना चाहिए। अभी उन्होंने उन 3 ड्रैगन किंग्स को हराया है। अगर जिया यहाँ से चली गई और उन तीनों को इस बात का पता चला तो वो अचानक ही हमला कर सकते हैं। एल्डर ज़ूलिन कह रहे थे कि अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जिया को संभालनी है, कई सारे बड़े फैसले लेने बाकी हैं। वैसे तो जिया उनसे कहती है कि वो सारे फैसले आप ले सकते हो क्योंकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, पर एल्डर ज़ूलिन नहीं मानते। वो एक्टिंग करना बंद ही नहीं कर रहे थे। साफ पता चल रहा था कि अगर वो एल्डर ना बने होते तो आज एक एक्टर होते। खैर जो भी हो, हॉलीवुड लेवल एक्टिंग से उन्होंने जिया को मना ही लिया। जिया तैयार थी। अब ड्रैगन आइलैंड पर रुकने के लिए वो जियान से कहती है कि वो साथ नहीं आ सकती, लेकिन अगर उसे जरूरत हो तो वो मैसेज भिजवा सकता है। जिस पर जियान भी कहता है कि कोई बात नहीं, वहाँ सारी प्रॉब्लम संभालने के बाद वो सब खुद यहाँ ड्रैगन आइलैंड पर जिया से मिलने के लिए आएंगे। ऐसा कहकर वो सभी वहाँ से निकल गए और जिसके बाद जिया के उन एल्डर्स का भी रोना बंद हो गया। वो जिया को वापस मैंशन के अंदर ले जाने लगे थे, लेकिन इतने में ही जिया वहाँ से दूर हटते हुए कहती है कि वो यहाँ नहीं रुकने वाली। अभी वो एल्डर्स फिर से अपनी एक्टिंग करना शुरू करने वाले थे, लेकिन जिया कहती है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप खुद ले सकते हो, इसलिए मैं तो यहाँ से चली। और इतना कहकर वो जियान और उसके दोस्तों के पीछे चली गई। अभी यहाँ से सीन चेंज हो चुका था। अगले सीन में हम सोल हॉल को देखते हैं, जो कि किसी सिटी पर अटैक कर रहा है। अभी वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी मारे जा रहे थे। इस
बीच हमें सोल हॉल के एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा था कि तुम लोग जब तक जिंदा थे तब तक हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब मरने के बाद तुम्हारी सोल्स हमारी मदद करेंगी। देखकर ये चीज पता चल रही थी कि सोल हॉल खुद को ताकतवर बनाने के लिए कई सारे बेगुनाह लोगों को मारकर उनकी सोल्स को कलेक्ट कर रहा है। और कमाल की बात ये है कि वो जिस सिटी पर हमला कर रहे हैं वो सिटी जिंग्यू पेविलियन से बहुत ही नजदीक है। अब इस चीज की खबर जिंग्यू पेविलियन में ऑलरेडी फैल चुकी है। वहाँ अफरा तफरी मची है क्योंकि जल्द ही ये लोग जिंग्यू पेविलियन भी पहुँच सकते हैं। अगले सीन में हमें एंसेस्टर युन को दिखाया गया। उन्हें वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस बार सिचुएशन सच में गुस्सा होने वाली थी। वो अभी गुस्से में स्काई मैंशन अलायंस में एंटर करते हैं और गुस्से में ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोग सो रहे हो, क्या हम कुछ नहीं करने वाले। वो लोग घर में घुस चुके हैं। हालांकि अगले ही पल उन्होंने देखा कि सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, मतलब मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वहाँ पर सभी थे, एल्डर लेन, मास्टर याओ लाओ, मास्टर फेंग और मिस्किन, मतलब जियान के अलावा स्काई मैंशन अलायंस के सभी मेंबर्स। वैसे यहाँ अभी जब मीटिंग शुरू हुई तब हमें जानने को मिला कि एक महीने में सोल हॉल ने ऐसे टोटल 12 हमले किए हैं, वो भी अलग अलग सिटी पर, और लगभग सभी में उनकी जीत हुई है। अभी एल्डर लिन कह रहे थे कि हमें अपने डिफेंस पर काम करना चाहिए, हम ऐसे ही अपनी सिटीज को नहीं खो सकते। जिस पर एंसेस्टर युन कहने लगे कि नहीं, डिफेंस में कुछ नहीं रखा, अगर हम एग्रेसिव होकर नहीं खेले तो हम हार जाएंगे। वो लोग सीधा हमला कर रहे हैं और हम यहाँ बैठकर प्लानिंग में लगे हुए हैं। ये सुनकर मिस्किन कहने लगती है कि नहीं, थोड़ा सोचना जरूरी है, क्योंकि सोल हॉल के सभी अटैकर्स में एक पैटर्न था। वो उन सिटीज को कमजोर कर रहा है जिससे जिंग्यू पेविलियन कमजोर पड़े, और साथ ही साथ वो जब हमला करते हैं तो पहले कनेक्शंस को काटते हैं जिससे रीइंफोर्समेंट जल्दी पहुंच सकती है। उस कनेक्शन को काट देने के बाद सिटी खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती है और फिर मदद का कोई रास्ता नहीं बचता। अभी मीटिंग में एक आइडिया ये निकला कि जिस सिटी पर हमला होता है उस सिटी की मदद के लिए बाकी सारी सिटीज उस सिटी की आर्मी की हेल्प करे। लेकिन मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि ये चीज भी सही नहीं है। वो बताते हैं कि ये जो स्काई मैंशन अलायंस जब बनाई गई तो टोटल 300 सिटीज उनके अंडर आ चुके थे। अब अगर किसी एक दो सिटी को बचाने के लिए वो सारी फोर्स वहाँ भेज देंगे तो सोल हॉल वाले बाकी सिटीज पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कमजोर पड़ चुकी होंगी। उनके कहने का मतलब ये था कि दूसरों की मदद करना जरूरी है, लेकिन ये देखते हुए कि कहीं अपना ही ज्यादा नुकसान ना हो रहा हो। अब यहाँ फिर से वही बात आ गई कि करे तो करे क्या। एंसेस्टर युन कहते हैं कि हम बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं और दूसरे सेक्स से हेल्प मांग सकते हैं। उन पिल्स के बदले हम उनसे कहेंगे कि हम आपको पिल्स बना कर देंगे, आप बस सोल हॉल के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करो। मिस्किन कहने लगती है कि ऐसा कहने से शायद ही कोई हमारी मदद करे। सभी को पता है कि सोल हॉल कितना ताकतवर है। अगर किसी को मदद करनी होती तो पहले ही इनके अलायंस में शामिल हो चुका होता। अब अलग से और लोगों को ऐड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई भी सोल हॉल से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। अभी एंसेस्टर युन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कह पड़ते हैं कि फिर तो हमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन ज्यादा ही ताकतवर है, हम उसे नहीं हरा सकते। अब सभी की नजरें मास्टर याओ लाओ पर थी। सभी सोच रहे थे कि वही कोई जवाब देंगे। मास्टर याओ लाओ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि क्या करना है। वो कहते हैं कि सोल हॉल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो अभी कह रहे थे कि हमेशा लड़ाई में एक न एक साइड ऐसी होती ही है जो एग्रेसिव खेलकर अपनी पार दिखाने की कोशिश करती है। उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे सही समय पर अपनी पार दिखा दो। मास्टर याओ लाओ यही कह रहे थे कि अब उन्हें एग्रेसिवली हमला करना होगा, जो चीज एंसेस्टर युन को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो कहने लगे कि चलो अभी उन्हें पीट कर आते हैं। एल्डर लिन कहने लगते हैं कि ये चीज इतनी आसान नहीं है, जिस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि ये चीज उन्हें भी पता है। वो कहते हैं कि जो प्लान सोल हॉल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं हमें भी उसी प्लान का इस्तेमाल करना होगा। वो कहते हैं कि डिफेंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ये चीज पहले ही क्लियर हो चुकी है, और साथ ही जो सिटी सोल हॉल वाले पहले ही कैप्चर कर चुके हैं उसे भी वापस लेकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब इनकी बारी है कि ये सोल हॉल की किसी सिटी को कैप्चर करे, जो चीज सोल हॉल वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोची होगी। सभी को ये आइडिया पसंद आया और सभी ने इस प्लान के लिए हाँ कर दी। वैसे उसी समय वहाँ जियान और उसके दोस्त की एंट्री होती है। सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो भी सभी को ग्रीट करता है। यहाँ एंसेस्टर युन की नजर जियान की बॉडी से निकल रही एनर्जी पर पड़ी। वो समझ गए कि जियान दौशेंग के सेकंड स्टार पर पहुंच चुका है, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इसमें सालों लग जाते हैं। सभी लोग जियान की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, पर जियान वही बात कहता है कि वो बस लकी था जो सेकंड स्टार पर इतनी जल्दी पहुंच गया। उसी बीच जियान आसपास देखते हुए कहने लगती है कि हाँ, ये जगह ठीक ठाक है, यहाँ का खाना अच्छा है या नहीं।
अब सबकी नजर जिया पर पड़ चुकी थी। जिस तरह से सबने जियान के लेवल को नोटिस किया, वैसे ही जिया के लेवल को भी नोटिस कर चुके थे। जिया 2 शेंग के 4 स्टार पर है। जिस चीज ने उन सभी को और ज्यादा हैरान कर दिया, वो पूछने लगे कि आखिर जिया है कौन। मास्टर याओ लाओ भी जिया से पूछ रहे थे कि वो कौन है। अब जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जियान की तरफ देखती है और फिर जियान उन्हें बताता है कि उसका नाम जिया है। हालांकि वो कहता है कि जिया का सिर्फ नाम ही छोटा है, असल में वो ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर है। अब ये वो बात थी जिसने सभी को असल में शॉक कर दिया। सभी लोग जिया से बहुत ज्यादा इज्जत के साथ बात करने लगे, खासकर मास्टर याओ लाओ। जो चीज जिया को उतनी पसंद नहीं आई, इसलिए वो जियान के पीछे आकर छिप जाती है। असल में उसे बस थोड़ी शर्म आ रही थी। जियान मास्टर याओ लाओ से कहता है कि आप जिया को भी नॉर्मली ट्रीट कर सकते हो। वैसे यहाँ आते वक्त जियान ने सारी बातें सुन ली थी। उसे पता है कि अब हमला करने की बारी है, इसलिए वो मास्टर याओ लाओ से पूछता है कि आखिर अटैक करना कहाँ पर है। जिसके बाद मास्टर याओ लाओ सारी रिसर्च जियान को बताते हैं। ये वो रिसर्च है जो कि कुछ महीनों में उन्होंने की थी। उन्हें पता चला कि सोल हॉल वाले अपनी कई सारी ब्रांच क्रिएट कर चुके हैं। इसका करेक्ट नंबर मास्टर याओ लाओ को भी नहीं पता, लेकिन अभी तक वो 25 से 26 ब्रांचेस ढूंढ चुके हैं। वो बताते हैं कि इन ब्रांचेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इन क्लासेस को आप ग्रेड या फिर पावर के हिसाब से समझ सकते हो। जो टॉप पर है वो हेवन ग्रेड है, सेकंड अर्थ ग्रेड पर और थर्ड है ह्यूमन ग्रेड। मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि उन्हें हेवन ग्रेड के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। उन्हें अर्थ ग्रेड के बारे में भी बस थोड़ा सा पता है। वो बस इतना जानते हैं कि अर्थ ग्रेड को एल्डर लीड करता है और जो स्काई मैंशन अलायंस बनाते वक्त यहाँ पर अपीयर हुआ था, वो इतना ताकतवर है कि उसने यहाँ अकेले आने की हिम्मत की थी। खैर मास्टर याओ लाओ बता रहे थे कि उन्हें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है अर्थ ग्रेड की। वो कहाँ मौजूद है ये वो भी नहीं जानते। ह्यूमन ग्रेड की ऐसी ब्रांचेस हैं जिनकी लोकेशन के बारे में उन्हें पता है। उन्हें भी कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जो थियानसुन्स हैं वो उन ह्यूमन ग्रेड की ब्रांचेस को लीड करते हैं और वो भी कोई कमजोर टारगेट नहीं है। उनमें से कुछ ब्रांचेस की लोकेशन का मास्टर याओ लाओ को पता है, इसलिए फैसला हो चुका था कि उन्हीं पर ये लोग हमला करने वाले हैं। और एंसेस्टर युन तो अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। एल्डर लिन भी कहने लगी कि वो भी साथ चलेंगे और मिस्किन भी कहने लगी कि वो भी साथ चलेगी। लेकिन मास्टर याओ लाओ उनसे कहते हैं कि नहीं, ये सीक्रेट मिशन है और सभी लोग एक साथ नहीं जा सकते। वो एंसेस्टर युन से कहते हैं कि वो यहाँ की देखभाल करे और माहौल को थोड़ा शांत रखे। जो आदमी खुद शांत नहीं रह पाता वो माहौल शांत रखेगा, लेकिन वो पावरफुल है। इस तरह के सेफ्टी टास्क के लिए वो परफेक्ट रहेंगे। मास्टर याओ लाओ ने एल्डर लिन से कहा कि वो अभी सिर्फ पिल मेकिंग पर फोकस करे, क्योंकि जब वॉर होगी तब रिकवरी पिल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अभी मिस्किन को भी कोई टास्क देना था। वो उनसे कहते हैं कि वो जो वार्म होल्स हैं जिन्हें सोल हॉल वाले डिस्ट्रॉय कर चुके हैं या डैमेज कर चुके हैं, उन्हें वापस से रिक्रिएट करने पर फोकस करें, क्योंकि बाकी सिटीज के कनेक्शन के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी ने अपने अपने टास्क के लिए हाँ कर दी थी। जिसके बाद ये फैसला हो चुका था कि मास्टर याओ लाओ, जियान और कुछ दोस्त हमला करने के लिए जाएंगे। वैसे अभी एंसेस्टर युन जियान से कह रहे थे कि जब उसे थियानसुन्स मिले तो 2-3 लाते वो एंसेस्टर युन की तरफ से भी उन्हें मार दे। जिस पर जियान ने भी कहा कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। वैसे तो मास्टर याओ लाओ भी साथ नहीं जाते, लेकिन जो ब्रांचेस की लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। मतलब वहाँ की मैप समझना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए वो साथ जा रहे हैं, वरना जियान और उसके दोस्त कहीं गुम हो जाएंगे। अब जियान को इस चीज पर क्या ही प्रॉब्लम होती, उसने तो हाँ कर दी। रात के समय हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ और जियान अकेले थे। वो अभी ऐसे ही घूम रहे थे। तब जियान मास्टर याओ लाओ से कहता है कि वो अपने साथ एक चीज लाया था जो वो उन्हें देना चाहता है। ये वही डायमेंसीन का ब्लड एसेंस था जो कि जियान ने मास्टर याओ लाओ के लिए बचाया था। मास्टर याओ लाओ देखते ही समझ गए कि वो कितनी ज्यादा कीमती चीज है। वो जियान से कहने लगे कि जियान को इसकी ज्यादा जरूरत है, पर जियान बताता है कि वो अपने हिस्से का ब्लड एसेंस ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर चुका है और ये खास वो उनके लिए लाया था। जिसके बाद मास्टर याओ लाओ ने उसे रख लिया। जिसके बाद अब सीन चेंज होकर सबइन ट्राइब की उसी येलो स्प्रिंग पर आता है, जहाँ क्वीन मेड्यूसा कल्टीवेशन कर रही थी। ये चीज हम पहले ही देख चुके थे कि कल्टीवेशन के दौरान उसे कुछ स्टोन जैसी चीज दिखाई थी जो कि पानी के नीचे की तरफ जा रही थी और फिर क्वीन मेड्यूसा ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अभी उसका पीछा करते करते वो पानी में बहुत नीचे आ चुकी थी। अचानक ही उसे एक चमकता हुआ प्लेटफॉर्म दिखाई दिया जहाँ वो स्टोन जाकर एब्सॉर्ब हो गया। उस प्लेटफॉर्म से अभी बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी और साथ ही साथ लाइट निकल रही थी। उस एनर्जी को महसूस करते हुए क्वीन मेड्यूसा ये चीज पहचान गई कि वो जो एनर्जी है वो किसी दूसरे पर्सन की महसूस नहीं हो रही। मतलब वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि पाइथन क्लैन से ही बिलोंग करता हो।
अब इस तरह की जगह में ऐसी एनर्जी का मिलना कोई बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये लोग जब इस जगह पर आए थे तभी क्वीन मेड्यूसा ने जियान और बाकियों को बता दिया था कि बहुत समय पहले उनका पाइथन क्लैन भी यहाँ रहता था, लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी है कि उन लोगों ने बाहर निकलने का फैसला किया। अब ये जो बात है ये बहुत ही ज्यादा समय पहले की है, मतलब यहाँ जो एनर्जी उसने महसूस की वो उसके एंसेस्टर की एनर्जी है जो कि शायद यहाँ कैद था या फिर उसकी सोल कैद थी। अभी क्वीन मेड्यूसा को पता चला कि असल में वो सच में उसकी एंसेस्टर है जो अब तक यहाँ अपने सक्सेसर का इंतजार कर रही थी। क्वीन मेड्यूसा ने उसे ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो पाइथन क्लैन की क्वीन है, जो सुनकर उस एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। वो क्वीन मेड्यूसा से कहने लगी कि वो उसी का इंतजार कर रही थी और इसके बाद उसने अपनी 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन की जो पास थी वो क्वीन मेड्यूसा के साथ शेयर करना शुरू कर दी और सीन वापस से यहाँ जियान और उसके दोस्तों पर आ चुका था। अभी मास्टर याओ लाओ को वो डेमन सेंट का ब्लड एसेंस दिए हुए कुछ समय बीत चुका था। मास्टर याओ लाओ ने तुरंत ही उसे एब्सॉर्ब कर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। जियान ने तब बताया था कि इसकी मदद से शायद वो दो शेंग के फर्स्ट स्टार पर पहुंच जाएंगे। बहुत समय से उनकी कल्टीवेशन रुकी हुई थी, इस वजह से वो दो शेंग पर प्रमोट नहीं हो पा रहे थे। फाइनली अचानक ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी उस जगह से निकलने लगी जहाँ मास्टर याओ लाओ कल्टीवेट कर रहे थे। सभी उस एनर्जी को महसूस कर समझ गए कि वो दो शेंग के फर्स्ट स्टार पर पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ हमें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए मास्टर याओ लाओ को दिखाया गया और फिर सीन शिफ्ट होकर वापस सोल हॉल पर आ चुका था। अभी हम किसी एक ह्यूमन ग्रेट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ सभी सोल हॉल वाले उन सोल्स को एक लिक्विड में डाल रहे थे जिन्हें उन्होंने पकड़ा। अब ना जाने वो लिक्विड क्या था, पर वो उन सोल्स की पावर को कंबाइन कर रहे थे जिससे वो एक साथ उसे एब्सॉर्ब कर सके। जो सोल्स थे भले ही उनके पास बॉडी नहीं है, लेकिन दर्द उन्हें भी महसूस हो रहा था, जो सुनकर वो सोल हॉल वाले हंस रहे थे। इस बीच सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ जियान, मास्टर याओ लाओ और जिया पर आया। वो तीनों ही एक सुनसान जगह पर पहुंच चुके थे। सामने बस एक स्टोन का गेट टाइप का कुछ बना हुआ था, वहाँ आकर वो रुक चुके थे। मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से वो सीक्रेट ह्यूमन ग्रेट हॉल शुरू होता है। जियान समझ चुका था कि मास्टर याओ लाओ तब ये क्यों कर रहे थे। इस तरह की जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है, बस एक स्टोन का गेट है जिसे किसी फॉर्मेशन की मदद से छुपाया गया है। अभी ज्यादा लोग इनके साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि नंबर्स अगर ज्यादा होंगे तो उन्हें पहचानना और पकड़ना थोड़ा सा आसान होगा। जियान कहता है कि यहाँ से हमें 2 टीम्स में बट जाना चाहिए। मास्टर याओ लाओ और जियान दोनों ही अंदर की तरफ जाएंगे और जिया बाहर गेट पर रुकेगी जिससे कि कोई अंदर से बाहर ना आ पाए रीइंफोर्समेंट की तलाश में, और ना ही कोई बाहर से अंदर जा पाए। जिया के लिए थोड़ा बोरिंग काम है, लेकिन उसने हाँ कर दी थी, जिसके बाद मास्टर याओ लाओ ने उस गेट को एक्टिवेट कर दिया और फिर जियान और मास्टर याओ लाओ अंदर की तरफ एंटर कर पाए और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।